टीम आबोदी की ओर से और वीडियो राजीव की ओर से आइए आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी, जैसा कि आपको पता है हम लोग सीरीज इतिहास की सीरीज है। बिहार लोक सेवा आयोग की आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए और साथ साथ एक समझ विकसित करने के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, साक्षात्कार पॉइंट ऑफ व्यू से और विशेषकर रणनीतिक रूप से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग इतिहास में प्राचीन काल पढ़ेंगे और प्राचीन काल में साउथ इंडिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी संगम काल। आइए देखते हैं हम लोग संगम काल के बारे में देखेंगे। उसके पहले अपने गुरुदेव से आशीर्वाद की कामना करेंगे हम लोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो सभी कर्मणि। ये कृष्ण भगवान है, इनका आशीर्वाद आप सबको लगे। और अब तो दीपो भव के आशीर्वाद के साथ जब भी मन निराश हो, हताश हो, चिंतित हो तो भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। गुरुदेव ने कहा है कि अब दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। इस दुनिया में कोई किसी को न समझा सकता है न विद्वान बना सकता है। समझना है, विद्वान बनना है तो खुद से स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होना है। दूसरों के प्रकाश के सहारे कोई प्रकाशित नहीं हो सकता है, स्वयं में प्रकाश जगाना होगा। तो आइए चलिए द ग्रेट इनलाइटमेंट के साथ, अब दीपो भव के साथ हम लोग आज प्राचीन काल की शुरुआत करते हैं। देखिए हिस्ट्री में प्राचीन काल में जैसा कि आपको पता है कि हमने भारत का इतिहास पढ़ा है, किस तरह से एक लंबे समय काल से पाषाण काल से हमने पढ़ा है कि पाषाण काल का डेवलपमेंट हुआ इस एरिया में, और पाषाण काल के बाद चल के लंबे समय पाषाण काल में दक्षिण अफ्रीका से लेकर विश्व के विभिन्न भागों में लोग बसते थे, जो हमारे आदि मानव थे, जो घुमंतु थे या यावर थे। पाषाण काल की शुरुआत 20 लाख वर्ष पूर्व से मानी जाती है। आगे चल के उसमें मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई। मध्य पाषाण काल में ही 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व होमो सेपियंस ज्ञानी मानव की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद चल के हम लोग पढ़े हैं कि 10,000 बीसी के आसपास नव पाषाण काल की शुरुआत हुई। नव पाषाण कालीन क्रांति कहा जाता है। पहिया, चाक, अग्नि का विभिन्न भागों में प्रयोग, यातायात, विभिन्न प्रकार के मृदभांड, गृह, पशुपालन, खेती किसानी, इन सब के कारण में नवपाषाण कालीन क्रांति बोला जाता है। और यही जो मेहरगढ़ वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान सिंध बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इसी पट्टी में नवपाषाण कालीन संस्कृतियां क्या हुई थी, विकसित हुई थी। और फिर हमने देखा कि किस तरह से नवपाषाण कालीन संस्कृतियां ही आगे चल के हड़प्पा सभ्यता की क्या करती है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता यानी पूर्व हड़प्पा 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व, 2500 से 2000, 2200, 1900 ईसा पूर्व जो विकसित हड़प्पा का काल है, और फिर 1800, 1900, 1750 बीसी के बाद डिक्लाइन हड़प्पा का काल है। और यही वो क्षेत्र है जहां पर पहले नवपाषाण कालीन संस्कृतियां बसी थी, और यही हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्षेत्र रहा है। आप अच्छी तरह देख रहे हैं, ये गुजरात, लोथल, भोगवा, दैमाबाद, यहाँ परबरा वाला क्षेत्र है, और यहाँ ये भी हरियाणा वाला भी क्षेत्र है। राखी गढ़ी है, बनावली है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हम लोग पढ़े हैं। ये सब ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र है। और बाद में चल के चूंकि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आपको अच्छी तरह पता है कि यह व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी, आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार पर भी आधारित थी। और विभिन्न कारणों से आगे चल के हम देखते हैं कि व्यापार में गिरावट आई होगी, अन्य पारिस्थितिकीय असंतुलन भी हुआ होगा, बाढ़, भूकंप, आपदा, अन्य प्रकार की समस्याओं के कारण में इसमें डिटेल्स में पढ़ना है। ये इस सभ्यता का पतन हुआ, पूरी तरह से विलुप्त नहीं होगी, सभ्यता का पतन होगा और संस्कृतियां चलती रहेंगी। और फिर यहाँ के लोग अलग अलग भागों में प्रवसित होंगे। जोड़वे, कैथा, नागदा, मालवा, झूकड़, झांगर, ऐसी संस्कृतियां फिर से अलग अलग भागों में क्या होंगी, चलती रहेंगी। इसके बाद के क्रम में हमने देखा कि किस तरह से वैदिक आर्यंस का आगमन हुआ है। इंडो ईरानियन आर्यन से, जैसा कि आपको पता है कि मध्य एशियाई ये माना जाता है कि आर्य जो थे मध्य एशिया मूल के थे, और स्टेपीज घास के मैदान में उनका जो यूराल पर्वत है आसपास उनकी बसावट थी। तो विभिन्न कारणों से, प्राकृतिक कारणों से, विभिन्न पारिस्थितिकी कारणों से उनका प्रवसन हुआ, और उनका प्रवसन पहले मध्य एशिया में होगा, प्रवसन ईरान के क्षेत्र में, और ईरान से फिर वो यूरोप में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, एशिया में आएंगे, और एशिया में मुख्य रूप से इसी बोलन दर्रे से, इसी घाटी से अफगानिस्तान, काबुल के रास्ते होते हुए आर्यंस जो है तो ये फिर से वही सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसेंगे। वहीं बसेंगे जहां से पूर्व में नवपाषाण काल की शुरुआत हुई थी, और जो हड़प्पा की सभ्यता जहां विकसित हुई है, इन्हीं क्षेत्रों में प्रारंभिक आर्यंस बसेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग 1800 बीसी के बाद से देखते हैं कि 1800, 1600 बीसी, 1700 बीसी, 1500, 1400, 1200, 1100 बीसी, 1000 बीसी तक लगातार आर्यन जो है इंडो ईरानियन आर्यन से लगातार ये वो ईरान से
लगातार माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवसित होकर ये सप्त सिंधु प्रदेश जो था इसी में ये इनकी बसावट होती है। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ऋग्वैदिक काल में 1000 से 1500 बीसी के आसपास, 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास ऋग्वैदिक काल में हम लोग आर्यों की रहन सहन, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, विभिन्न का हमने बृहद पक्षों में अध्ययन किया है विभिन्न सीरीजों में। फिर हम देखते हैं कि 1000 ईस्वी के बाद, चूंकि 1000 ईसा पूर्व में कुछ क्रांतिकारी शुरुआत हुई है, लोहे की खोज हुई थी और लोहे की खोज में हमने देखा कि 1000 में तो मुख्य रूप से जंगलों की सफाई कटाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था और लोहे का प्रयोग का मुख्य रूप से था अस्त्र शस्त्र के रूप में होता था, युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन आगे आने वाले समय में हम देखते हैं कि 9000 बीसी, 9000 बीसी नहीं, वो तो नवपाषाण काल का क्षेत्र है, 900 बीसी, 800 बीसी, 700 बीसी, मतलब 600 से 700 बीसी में लोहे का प्रयोग कृषि कार्यों में होना शुरू हो गया। इससे और गीले धान की खेती होने लगी, धान की रुपाई होने लगी। इससे क्या हुआ कि उत्तर भारत के क्षेत्र में अब ये जो क्षेत्र था सप्त सिंधु प्रदेश था, इस क्षेत्र से ये निकल जाएंगे ऋग्वैदिक काल के बाद। तो ऋग्वैदिक काल में इनकी अर्थव्यवस्था यायावरी घुमंतु प्रकार की रहेगी, है ना, भ्रमणशील रहेगी। अब लेकिन ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में इनका प्रवसन उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, बिहार वाला जो क्षेत्र है और पूरी तरह से बिहार बंगाल की पट्टी तक के उत्तर वैदिक काल में आकर बस जाएंगे, पूरे उत्तर भारत में ये छा जाएंगे। और फिर हम लोग 600 बीसी के बाद पढ़े हैं कि क्या है, महाजनपदों का उदय हो रहा है। जैसा कि हमने बताया है, इनकी जो थी सबसे पहले ये क्या थे, बनते थे, क्या थे, कुल थे, जन थे, कुल थे। सबसे पहले मानव समुदाय को कुल कहा जाता था। कुल के बाद क्या हुए हैं, ग्राम बने हैं। ग्राम के बाद क्या बने हैं, ये लोग जन का निर्माण किए हैं। फिर 20 बने हैं। फिर उसके बाद में जनपद बने हैं। जनपद के बाद महाजनपद का निर्माण हुआ और 6ठी सदी ईसा पूर्व में आप उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि मगध अंग से लेके लिच्छवी गणराज्य से लेके यहाँ गांधार हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद में कुरु है, अवंती है, तो विभिन्न मत्स्य है, विराट है, विभिन्न हम लोग 16 महाजनपदों का काल देख चुके हैं। और इन्हीं महाजनपदों में आगे चल के साम्राज्यवाद का काल आएगा और फिर महासाम्राज्यवाद का काल भी आएगा। तो साम्राज्यवाद की शुरुआत हमने देखा कि किस तरह से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा और आने वाले समय में हम देखेंगे बिंबिसार अजातशत्रु के नेतृत्व में, कालाशोक के नेतृत्व में, आगे चल के महापद्मनंद हो, फिर मौर्य साम्राज्य के नेतृत्व में, तो पूरी तरह से मगध साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक, ईरान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक और इधर दक्षिण भारत में पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य में हम देखते हैं कि हीराकुड़ी मस्की से मिला है ना, ये अशोक के अभिलेख, तो यहाँ तक इसकी शुरुआत हो जाती है। समझ में आया इन चीजों को। मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में भी मौर्य साम्राज्य राजनीतिक रूप से तो फिर एक तरह से मौर्य साम्राज्य रहा नहीं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सातवाहनों का काल आता है एक लंबे भूभाग में। हालांकि मौर्यों के पतन के बाद पुष्पविभूति वंश का काल आता है, फिर ब्राह्मण वंश का, शुंग वंश का काल आ रहा है, फिर उसके बाद में सातवाहन वंश का काल आता है। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती है तो फिर यहाँ से विदेशी आक्रमणकारी शुरू होते हैं, बाहर से शक हैं, पार्थियन है, उसके बाद में पहलव हैं, यूनानी हैं, विभिन्न आक्रमणकारियों अपने अपने अलग अलग भागों में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। ये मौर्योत्तर काल की बात हो रही है। मौर्योत्तर काल में लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी और अच्छी चीज ये है कि व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से ये बड़ा समृद्ध काल रहा है। चाहे वो हम जो रेशम का मार्ग की बात कर रहे हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य से के पूर्व में रोम साम्राज्य से व्यापार की बात हो, या दक्षिण भारत में मुख्य रूप से ये जो मुजरिस है, अरिकामेडु है, विभिन्न बंदरगाहों से श्रीलंका में, विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों में, चाइना में, इसके अलावा और यूरोप में व्यापार वाणिज्य होता था। तो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से यह काल स्वर्ण काल भी माना जाता है। फिर उत्तर भारत में हम देख चुके हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद में फिर आगे चल के कुषाण के सामंत रहेंगे। वो कौन रहेंगे? गुप्त। हम पढ़े हैं कि श्रीगुप्त और घटोत्कच के नेतृत्व में आगे चल के चंद्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य की स्थापना 319 ईस्वी में हो जाएगी और गुप्त साम्राज्य का काल चलेगा लंबे समय तक। और गुप्त साम्राज्य के बाद में फिर हम देख चुके हैं कि हर्षवर्धन का 606 में पुष्पविभूति वंश के बाद छोटे छोटे शासकों का राजपूत काल की शुरुआत होगी, प्राचीन काल की यहाँ पर समाप्ति भी होगी और मध्य काल की 750 के बाद में शुरुआत होगी। और काल विभाजन का पैमाना होता है कि वर्षों में जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय
एवं अन्य बृहत्तर परिप्रेक्ष्यों में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है एक लंबे समय काल में 10 साल 20 साल 30 साल 40 50 लगभग सहस्त्राब्दियों में, उसको फिर हम लोग काल में परिवर्तन करते हैं। इसी के क्रम से, इसी के वजह से प्राचीन काल हम लोग 750 में हम लोग एंड करेंगे, क्योंकि वहां के बाद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रवृत्तियों में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन और विस्तार देखा जाता है। तो हम लोग वहां से मध्यकाल की शुरुआत करेंगे और 750 बीसी से लेकर 1200 तक हम लोग पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को हम उत्तर हम लोग मध्यकाल में रखते हैं, यानी कि ये हम लोग उत्तर मध्यकाल में रखेंगे। 1761 पानीपत की लड़ाई होगी, तृतीय लड़ाई में मराठों की पराजय होगी, और फिर हम देखते हैं कि निर्णायक रूप से आधुनिक काल, ब्रिटिश कंपनियों का आगमन होना है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, और अंतिम और निर्णायक सत्ता, भारत की जो सत्ता होती है सो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाती है, और वहां से 1761 के बाद से आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। और फिर 15 अगस्त 1947 का वह ऐतिहासिक दिन है जब हमारे देश को आजादी मिली, और फिर उसके बाद स्वातंत्र्योत्तर भारत का काल रहा है 1947 के बाद से लेकर 1990 तक, और 90 के बाद उत्तर आधुनिकतावाद का काल रहा है, चूंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग आ गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का युग आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का युग आ गया। तो ऐसे समय काल को उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में हम लोग 1990 के बाद के काल को अभी तक देख रहे हैं, ये उत्तर आधुनिक काल है, ये मैं बता दिया। अब आइए साउथ की हिस्ट्री में इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। इसकी शुरुआत, जैसा कि आपको पता है कि नवपाषाण काल उत्तर भारत में विशेषकर 6500 बीसी में मेहरगढ़ से आप पढ़े हैं, देखे हैं, और आगे चल के 3500 बीसी से 2500 बीसी पूर्व हड़प्पा का काल है, पूर्व हड़प्पा का क्या काल है, और 2500 से 2000 बीसी 1800-1900 बीसी विकसित हड़प्पा का काल है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर भारत में विशेषकर विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर में उत्तर भारत के क्षेत्रों में नवपाषाण काल आप मान के चल सकते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता के साथ ही समाप्त हो चुकी है, और सभ्यता का विस्तार हो गया है, सभ्यता का विकास हो रहा है। इसके उलट हम लोग दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर 1000 बीसी तक क्या चल रहा है, नवपाषाण काल ही चल रहा है, नवपाषाण काल ही चल रहा है, समझे ना। और इस काल को विशेष रूप से हम लोग महापाषाण काल कहते हैं। महापाषाण कालीन संस्कृतियों के कारण दक्षिण भारत के इतिहास को हम लोग महापाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। और नवपाषाण काल जो रही है दक्षिण भारत में विंध्य पर्वत के नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर 1000 बीसी तक चली है। और इसके बारे में जानकारी वहां के जो लोग हैं उनकी जो समाधान प्रणाली है, पत्थरों के विभिन्न प्रकार के अलग अलग समाधान प्रणालियां हैं, इसकी वजह से हम लोग इनके संस्कृति को महापाषाण संस्कृति कहते हैं। और एक लंबे समय काल तक 1000 बीसी के बाद भी ये लंबे समय काल तक ये लोग नवपाषाण काल के अंतर्गत ही इनकी जीवन व इनकी संस्कृति को समझा जाता है। और फिर से आगे चल के देखते हैं हम लोग तो 200 बीसी जब उधर उत्तर में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का जब साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना हो रही है, और चाणक्य ने भी अपने किताब में वर्णन किया, इसी समय दक्षिण भारत में 3 क्षेत्र हैं, चोर, पांड्य और चोल। ठीक है, ये चोलों का क्षेत्र है, ये चेरों का क्षेत्र है, और ये बीच में पांड्य का क्षेत्र है। यही विंध्याचल पर्वत के नीचे, विशेषकर विंध्याचल पर्वत और भी नीचे, ये साउथ का बात अभी बात करें तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरला तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र है यही साउथ इंडिया का इतिहास रहेगा, बनेगा। और इसी में पांड्य चोल चेर, चेर चोल पांड्य संगम काल की शुरुआत होगी। और यही संगम काल मुख्य रूप से क्या है, ये संगम काल ये पांड्य शासकों के अधीन कराई जाएगी। कई एक तरह से जैसे बौद्ध सभाएं होती थी, विद्वानों की सभाएं होती थी उत्तर भारत में, बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़े, उसी तरह से दक्षिण भारत में आप इसको ऐसे समझेंगे कि संगम काल से तात्पर्य है कि विभिन्न कवि सम्मेलनों, विभिन्न साहित्यकारों, कलाकारों, विभिन्न बुद्धिजीवी जो थे वो शासकों के, पांड्य जैसे शासकों ने इनको संरक्षण प्रदान किया। और लंबे समय काल तक ये विभिन्न व्याकरण हो या फिर संस्कृति हो, कला हो, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में अध्ययन अध्यापन कर ये ज्ञान विज्ञान के माध्यम से संगम काल में क्या हुआ कि यहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। दक्षिण भारत के इतिहास की जो वास्तविक शुरुआत होती है संगम काल से मानी जाती है। और मुख्य रूप से चेर,
पांड्य और चोल तीन शासकों का काल रहा है। आपस में इनमें संघर्ष भी होगी और ये लंबे समय तक काल तो लगभग 600-500 तक शासन करेंगे। इसके बाद फिर पल्लव काल हम लोग पढ़ेंगे 5वीं-6ठी ईस्वी में पल्लव काल के बाद में फिर राष्ट्रकूटों का शासन होगा, चालुक्यों का शासन होगा और फिर 8वीं-9वीं शताब्दी में देखेंगे कि चोल साम्राज्य की स्थापना होगी और चोलों का प्रभुत्व न केवल दक्षिण भारत में वरन पूरे दक्षिण एशिया में भी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी राजा चोल और राजेंद्र चोल के नेतृत्व में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमने आपको एक विस्तार बताया। तो आज मुख्य रूप से चूंकि बताने का एक कारण यह रहा कि आप चीजों को समझ सकें, है ना, बैकग्राउंड समझेंगे तो इतिहास को अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो मुख्य रूप से संगम काल को हम लोग पढ़ेंगे आज। और संगम यहाँ पर मुख्य रूप से हमें पढ़ना है पल्लव काल। बीपीएससी में पल्लव और चोलों से प्रश्न पूछा जाता है। चोल काल से तो लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं, पल्लव से भी पूछे जाते हैं, लेकिन संगम काल भी देख लेना जरूरी है। ये एक दो तीन महत्वपूर्ण शासक हैं यहाँ के, तीनों राजवंश जो है चेर पांड्य चोल, इनके कुछ बंदरगाह हैं, इनके कुछ शासक हैं, इनके कुछ अच्छी किताबें हैं। इसके बारे में हम लोग इस काल में संगम काल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। आप भी एटलस में या हिस्ट्री के बुक में जो मैप होगा अपने नोट्स कॉपी में अपना मैप ले लीजिए, लगा लीजिए मैप और देखिए कौन कौन बंदरगाह कहाँ कहाँ है, कांचीपुरम कहाँ राजधानी है, ये मदुरा की राजधानी कहाँ है, ये मदुरा किसकी राजधानी है, कांची किसकी राजधानी है, या पांड्य राज कहाँ है, केरल, ये उसके बाद में चोल राज की राजधानी कहाँ है। तो आप मैप में अच्छे से इसको आप देख लेना है ना। ये चेन्नई है, यही पहले का क्या था, और इकामेडू था, यहाँ कांची है, कांचीपुरम, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये मदुरई है, ठीक है। और फिर इधर हम लोग मुजरिस देखेंगे, है ना, ये केरला वाला जो मालाबार वाला जो क्षेत्र है, इस पर हम लोग ये उनका बंदरगाह था। ठीक है ना। तो इसी के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करना है। और एक तो मैप को समझ चुके होंगे आप। और अब देखिए ये हम लोग संगम काल यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। ये संगम काल है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ भी मैप में दिखाने का प्रयास किया गया है। ये चोल है, यहाँ ये पांड्य का क्षेत्र है नीचे वाला, और ये चेर का क्षेत्र है। और जैसा कि ये पहचान भी दिखाया गया है, चेरों का राजकीय चिन्ह क्या था, धनुष। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष, पांड्यों का क्या, मछली, और चोलों का बाघ। पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बाघ है, बाघ चोल। पांड्यों का क्या है, मछली है, पांड्य मछली। चेरों का क्या है, धनुष है। यह एक कृष्णा तुंगभद्रा नदी है, नर्मदा है ना, ताप्ती, कृष्णा, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। सतपुरा है, मैकाल है, मैकाल यहाँ है, सतपुरा। फिर आगे चल के विंध्य, ये पश्चिम और पूर्वी घाट पहाड़ है। और मुख्य रूप से यही जो क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र, यहीं पर ये संगम काल की शुरुआत हुई है। और इसी को पढ़ेंगे हम लोग संगम युग के बारे में। तो एक बार जरा इसको आप गौर से देख लीजिए कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। और फिर इधर भी है, इसको भी आप देख लीजिए। चोल शासक, पांड्य शासक, चेर शासकों के बारे में है। इसके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इसके रचनाकार हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो ये तो मैं बैकग्राउंड बता दिया। अब मैं इन पर आ रहा हूं अगले दक्षिण भारत के इतिहास में, अगले सेगमेंट में, मैं अगले क्लास में इस पर मैं डिटेल्स बताऊंगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको अपना नोट्स स्वयं बनाना है, लूसेंट की मदद ले सकते हैं, एनसीईआरटी की मदद ले सकते हैं, कुछ यूट्यूब चैनलों की मदद ले सकते हैं। ई लर्निंग साइट्स को फॉलो कीजिए और अपना नोट्स खुद से तैयार कीजिए। ठीक है, तो मैं अगले क्लास में फिर आ रहा हूं। तब तक मैं पुनः दक्षिण भारत के इतिहास के साथ नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा। तब तक के लिए टीम महाबोधि की ओर से, ठीक है, टीम महाबोधि की ओर से और वीडियो राजीव की ओर से आपकी सफलता के लिए दुआएं हैं, कामनाएं हैं। दक्षिण भारत के इतिहास को समझने के लिए साउथ का ये मानचित्र है, अच्छे से देखिए कहाँ मुजरिस है, कहाँ पर कांचीपुरम है, कहाँ मदुरै है, कौन सा पांड्य का क्षेत्र है, कौन सा चोलों का क्षेत्र है, आपको देखना होगा। 15-20 मिनट की वीडियो में ये सब बताना संभव नहीं है। मैप एटलस के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए,
दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार एटलस जरूर देखिए, और बिना मैप का तो पढ़ना ही नहीं है, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें चाहे हिस्ट्री पढ़े, सब मैप के साथ ही पढ़ना है। तो मैं मिलता हूं अगले सीरीज में, तब तक के लिए आपकी सफलता के लिए अपने गुरुदेव महाराज से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप महाबोधि को मजबूत कीजिए, हमारे टीम को जल्दी से अधिकारी बनिए, और फिर से आप भी हमारे जैसे अपने बिहार के लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए इस तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो बनाएंगे और उनकी सेवा में समर्पित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।